नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो आप एसएससी जीडी के लिए टॉप 20 सीरीज पढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जो आपकी सीरीज है इसमें भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो आज का आपका मॉक टेस्ट है उससे आप जुड़ें और अपना इसमें प्रदर्शन देखें कि आप इसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आपको नए इसमें मिल पाते हैं। तो आप इसमें जुड़ेंगे और देखेंगे जो आज का आपका टॉप 20 सीरीज है, जो आपके मॉक टेस्ट इसमें करवा रहे हैं, तो उसमें जो आपके संबंधित प्रश्न है तो उनको देखेंगे। इसमें पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है? तो अरावली है, थार का मरुस्थल है, छोटा नागपुर है, उत्तर का मैदान है, जिसमें आपके सबसे कम खनिज आपके मिलते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम खनिज आपके मिलते हैं। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं सबसे कम खनिज। तो सबसे कम खनिज आप देखते हैं, सबसे कम खनिज आपके कहाँ मिलेंगे? उत्तर का मैदान। यहाँ पे आपका खनिजों की नगण्य मात्रा है, बिल्कुल बहुत ही कम आपकी मात्रा है, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर का मैदान। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट आप पढ़ते हैं किसका है? इसका एल्यूमिनियम का है, इसका आपका बॉक्साइट। तो आपको बताना है कौन सा आपका राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप याद रखेंगे केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आप यहाँ को याद रखना है क्या है आपका? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और बॉक्साइट आपका किसका है? इसके आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रमुख है इसका क्या है आपका? बॉक्साइट। क्या है आपका? बॉक्साइट। पारा का आप पढ़ते हैं, पारा का क्या है? सिनेबार। सोने का आप पढ़ेंगे, सोने का क्या है? सिल्वेराइट, काल्वेराइट। चांदी का पढ़ते हैं क्या है? अर्जेंटाइट। तो ये आपके कुछ अयस्क हैं जो आपके पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ये चार ऑप्शन आपके सामने, भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, पोंग बांध से, उकाई बांध से। बताएंगे सभी कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी आपकी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो आपका पढ़ते हैं कि इसकी जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर। कितनी है जी? 650 किलोमीटर सबसे लंबी नहर है। और आपको याद रखना है जो इंदिरा गांधी नहर है दो नदियों का संगम है। दो नदी कौन कौन सी हैं? एक तो आपका सतलुज है और एक कौन सी आपकी? व्यास। दो नदी आपकी सतलुज और व्यास। तो सतलुज और व्यास इन दोनों नदियों का संगम स्थल क्या कहलाता है? हरिके बांध या हरिके बैराज आप कह सकते हैं। तो हरिके बैराज से आपकी ये नदी निकलती है और आप याद रखेंगे कि इन दो नदियों का संगम है सतलुज और व्यास नदी का संगम है आपका पंजाब में। और इसकी टोटल आपकी लंबाई पूछे इंदिरा गांधी नहर की क्या है आपका? 650 किलोमीटर। और राजस्थान राज्य की जीवन रेखा कौन सी नहर को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिके बांध। क्या आंसर हो जाएगा? हरिके बांध। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। बताएंगे कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे जी। कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक आपकी सिंचाई होती है। किसके द्वारा होती है? नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो राष्ट्रपति है, संसद है, मंत्रिपरिषद है, सर्वोच्च न्यायालय। चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा आंसर सही है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय? सभी बताएंगे कमेंट करके किसे कहा जाता है जी। भारतीय संविधान का संरक्षक तो किसे बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। किसको बोला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर हो गया? किसको बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL। PIL की फुल फॉर्म क्या है? संविधान से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक
इंक्वायरी लिटिगेशन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन है। बताएंगे कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या है। PIL जी, PIL के बारे में बताएं, PIL की फुल फॉर्म क्या है। PIL बताएंगे सभी। PIL की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे याद रखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप हिंदी में जरूर इसको जानते होंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? जनहित याचिका। जनहित याचिका आपने पढ़ा होगा, जनहित याचिका। जनहित याचिकाओं का जनक आप पढ़ते हैं, किस न्यायाधीश को बोला जाता है? PN भगवती। कौन से न्यायाधीश हैं? PN भगवती। इनको जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि किस महिला को, जिन्होंने आपका 100 से भी अधिक जनहित याचिका आपकी दायर किए, तो क्वेश्चन आता है कि जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो जननी अगर आपसे पूछ रहा है तो इनका नाम याद रखेंगे, पुष्पा कपिला हिंगो रानी। क्या नाम है? पुष्पा कपिला हिंगो रानी। पुष्पा कपिला हिंगो रानी। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जनहित याचिकाओं का क्या बोला जाता है? जननी इनको कहा जाता है। और जनक पूछे तो कौन है? PN भगवती। दोनों को आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड के बारे में आपको बताना है कि जो नाबार्ड है वो किसको ऋण प्रदान करने के लिए आपका बनाया गया है। नाबार्ड आप पढ़ते हैं। नाबार्ड है क्या? तो नाबार्ड आपने पढ़ा होगा, नाबार्ड की NABARD, ये है आपका नाबार्ड। तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं आप, क्या है? नेशनल बैंक। NA से क्या बन जाएगा? NA से बन जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये क्लियर हो गया? क्या बन जाएगा? रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका इसकी फुल फॉर्म होती है। किसकी फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है नाबार्ड की। नाबार्ड के बारे में आपसे पूछा जाए, ये कौन सी कमेटी के सुझाव पर आपका स्थापित किया गया? शिवरामन कमेटी। कौन सी कमेटी है? शिवरामन कमेटी। और कब स्थापित किया गया? 12 जुलाई 1982। कब स्थापित किया गया? 12 जुलाई 1982। तो आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्था है, तो उनको आपका ऋण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये प्रदान करता आपका नाबार्ड। कौन प्रदान करता है? नाबार्ड। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो इसमें आपके दे रखे हैं, क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, या ये सभी हैं? क्रिसिल, इकरा, केयर। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताना, इसमें से आपका कौन सा सही है? सही बताएंगे सभी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो इसमें आपको याद रखना है, ये तीनों आपकी हैं। क्रिसिल भी है, इकरा है और आपका केयर भी है। ये तीनों आपकी एजेंसी हैं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज एक आपका रूप है। तो क्वार्टज हम किसको बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, सोडियम सिलिकोएट को बोलते हैं, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड को बोलते हैं, या मैग्नीशियम कार्बोनेट को बोलते हैं। इनमें से आपको बताना है किसको कहा जाता है क्वार्टज। क्वार्टज को बताएंगे तो आप याद रखेंगे क्वार्टज किसको बोलते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, किसी एक को बताएं सभी। तो एक क्वार्टज किसे कहा जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। किसको बोला जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? किसको बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर है। परमाणुओं की परतों में अंतर है, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना है, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, कमेंट करके बताएं इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप हैं। आपने पढ़ा होगा हीरा अपनी चतुष्फलकीय संरचना होती है, और ग्रेफाइट की क्या होती है? षटकोणीय आपकी संरचना होती है। तो इसी के आधार पर जो हीरे की आपकी चतुष्फलकीय संरचना है, तो इसी के आधार पर हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा आपका कठोर होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है?
तो सीमेंट बनाने के लिए किसका आप प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर और ग्रेफाइट है, चूना पत्थर और मृत्तिका है, चौक और ग्रेफाइट है, मृत्तिका और ग्रेफाइट है। आपको बताना है निम्न में से आपका किसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं जी, सभी कमेंट करके बताएंगे सीमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? चूना पत्थर और मृत्तिका। क्या है? चूना पत्थर और मृत्तिका, इसका आपका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सीमेंट बनाने के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। बताएंगे सभी। आप पढ़ते हैं वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा मिलती है आपके नाइट्रोजन। कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन। पढ़ा होगा आपने। नाइट्रोजन कितने परसेंट? आपका 78%। और आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन आपके 21%। कितनी है आपके? 21%। और ये पूछ ले जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो कौन से आपके? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का लेवल कितना है? 21%। और अक्रिय गैस समूह में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है? आर्गन। आर्गन कितनी आपके? 0.93%। और आपसे पूछा जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है? तो आपने पढ़ा हो 0.03%। तो ये आपका जो वायुमंडल के प्रमुख गैस हैं उनका आपका संगठन है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, और CO2 कितना है? 0.03% है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आर्गन। क्या हो जाएगा आपका आंसर सही? आर्गन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जलने से CO2 गैस निकलती है? सल्फर, हीरा, क्लोरीन, जस्ता। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे किसके जलने से आपका CO2 गैस निकलती है? सल्फर, हीरा, क्लोरीन, जस्ता। बताएं। तो इसमें आप बताएं कार्बन का प्रूफ कौन है? कार्बन का प्रूफ कौन है? आपका हीरा। तो हीरे के जलने से ही आपकी कौन सी गैस निकलेगी? आपकी CO2 गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी? आपकी CO2 गैस निकलेगी। क्लियर हो गया आपका जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच होता है, तो कांच क्या होता है? अति तप्त ठोस है, अति शीतित द्रव है, अति शीतित गैस है, या अति तप्त द्रव है? बताएं, कमेंट करके बताएंगे कांच क्या होता है। सभी बताएं, कमेंट करके बताएंगे कांच क्या होता है। कांच, कांच होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? अति शीतित द्रव। क्या होता है? अति शीतित द्रव। क्लियर हो गया? कांच क्या होता है आपका? अति शीतित द्रव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट को सही तरीके से आपका मिलान करना है आपको। तो आपको बताना है ये 1857 की क्रांति के दौरान, जब 1857 की क्रांति हुई तो जो आपके अंग्रेज गवर्नर हैं कि किस अंग्रेज गवर्नर ने किस क्षेत्र पर अपना उस समय आपका शासन किया था, या किस क्षेत्र को आपको अपने अधिकार में लिया था। तो आपको बताने 4 ऑप्शन है, दिल्ली है, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद। तो दिल्ली, लखनऊ, झांसी और इलाहाबाद, इनको आपको सुमेलित करना है कि यहाँ पे उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे। दिल्ली में आपने पढ़ा होगा, दिल्ली में आप पढ़ते हैं, दिल्ली में कौन थे जी? दिल्ली, तो दिल्ली में निकलसन और हडसन पढ़े होंगे। तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा चौथा। ए का क्या हो जाएगा? चौथा। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ आप पढ़ते हैं, लखनऊ में जो क्रांति का नेतृत्व भारत की तरफ से बेगम हजरत महल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो आपका अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो अंग्रेज गवर्नर आपने पढ़ा हो कौन है? कार्लिन कैंपबेल। कौन है? कैंपबेल। लखनऊ हो, बरेली हो या कानपुर हो, तीनों में कौन है? कैंपबेल। क्योंकि अलग अलग समय पर आपकी अलग अलग समय पर आरंभ हुई है। झांसी में अगर आपसे पूछे झांसी में कौन था, तो भारत की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? जनरल ह्यू रोज। कौन था आपका? जनरल ह्यू रोज। ये हुज रोज हो रहा है, ये क्या है आपका? ह्यू रोज है। इसका नाम क्या है? जनरल ह्यू रोज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में आप याद रखेंगे, इलाहाबाद में याद रखें कौन था आपका? इलाहाबाद में था आपका जनरल नील। कौन था आपका? जनरल नील। जबकि भारत की तरफ से कौन थे जो आपका क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? लियाकत अली। पढ़ा होगा आपने, कौन थे? लियाकत अली। दिल्ली में आपने पढ़ा होगा बहादुर शाह जफर।
जो इन्हें क्रांति के दौरान यहाँ से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। क्लियर हो गया। तो इसका अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें आपका ए का कौन सा हो गया, चौथा, ए का हो गया चौथा। उसके बाद बी का देखेंगे, बी का कौन सा हो गया, तीसरा। सी का कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। डी का कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका दूसरा। डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका दूसरा। क्लियर हो गया। तो ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन है इसका, ये आपका सही है। 4 3 1 2, 4 3 1 2। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को कब फांसी पर चढ़ाया गया। तो ये भी 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तात्या टोपे आप पढ़ते हैं, तात्या टोपे कौन था। तो आपने पढ़ा होगा कानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, नाना साहब। कौन थे आपके, नाना साहब। तो नाना साहब का सेनापति कौन था, नाना साहब का सेनापति कौन था, तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब का सेनापति था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था इनका नाम, रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका वास्तविक नाम था। जबकि नाना साहब का आप पढ़ते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंत। क्या था नाम, धोंदू पंत। और ये नाना साहब और बेगम हजरत महल आपने पढ़े होंगे। फिर आपका क्रांति के दौरान यहाँ से भागकर कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे, नेपाल चले गए थे आपके क्रांति के दौरान। तो जो तात्या टोपे को गिरफ्तार किया और इनको 18 अप्रैल, क्या है, 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी एक स्थान पड़ता है एमपी में। तो शिवपुरी एमपी, ग्वालियर के पास पड़ता है शिवपुरी एमपी। तो शिवपुरी एमपी में इनको फांसी पर लटका दिया गया 18 अप्रैल 1859। वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। किसके सेनापति थे, नाना साहब। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, धोंदू पंत। क्या है आपका, धोंदू पंत। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। यह भी आपका 1857 क्रांति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उपनाम महक परी के नाम से जानी जाती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बेगम हजरत महल है, घसीटी बेगम है, बेगम जीनत महल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। महक परी बताएंगे, महक परी के नाम से जानी जाती है, बेगम हजरत महल है, घसीटी बेगम है, बेगम जीनत महल है। बताएं सभी कमेंट करके, महक परी। तो आपको याद रखना है जो लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था, किसने किया था, बेगम हजरत महल। और बाद में क्रांति के दौरान लखनऊ को छोड़ करके कहाँ चली जाती है, नेपाल। तो आपको याद रखना है जो बेगम हजरत महल है इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, महक परी। किसके नाम से जानते हैं, महक परी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। पाक जल संधि आपको बताना, भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश, भारत व मालदीव, भारत व श्रीलंका। नाम पाक जल संधि है लेकिन देश आपके अलग अलग हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, ये आपका एग्जाम्पल 4, ये भारत है, ये आपने पढ़ा होगा भारत देश। इसी के नीचे आपने एक पड़ोसी देश पढ़ा है, ये आपका पड़ोसी देश है, ठीक है, ये पड़ोसी देश है जी। पड़ोसी देश आपका कौन सा है, इसका नाम आपका श्रीलंका। क्या नाम है इसका, इसका नाम आपका श्रीलंका। और ऊपर कौन सा देश है, ऊपर आपका भारत। कौन है, भारत। तो इन दोनों के बीच में ही जो आपका मन्नार की खाड़ी क्षेत्र है, तो ये मन्नार की खाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये जल संधि है। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या नाम बोलते हैं इसको, पाक स्ट्रेट, या क्या बोला जाता है, पाक जल संधि। क्लियर हो गया। तो पाक जल संधि अगर आपसे पूछ रहा है तो भारत और दूसरा देश कौन है, श्रीलंका। इन दोनों के मध्य है कौन सी जल संधि आपकी, पाक जल संधि। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, भारत व श्रीलंका। कौन सा सही होगा, भारत व श्रीलंका। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु बिजली केंद्र किस राज्य में स्थित है। ये 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताएंगे सभी कमेंट करके। तारापुर परमाणु बिजली केंद्र किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम परमाणु बिजली केंद्र आप पढ़ते हैं। प्रथम परमाणु बिजली केंद्र कौन सा आपका, ये तारापुर ही है। कौन सा आपका, तारापुर। तारापुर पहला है।
तारापुर आपका 1969 में, किस वर्ष 1969 में, किस देश के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से। ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। तो याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगर आप परमाणु बिजली केंद्रों की बात करें कि जो परमाणु बिजली केंद्र है, परमाणु बिजली केंद्र, तो परमाणु बिजली केंद्र की आप बात करेंगे तो भारत में जो परमाणु बिजली केंद्र है वो इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो परमाणु बिजली केंद्र आपके कितने हैं वर्तमान में जो संचालित अवस्था में, 7 हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, एक आपका रावत भाटा, कौन सा है, रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान में। उसके बाद राजस्थान से नीचे आप चलोगे, राज्य कौन सा है, गुजरात। तो याद रखेंगे नंबर 1 रावत भाटा। नंबर 2 याद रखेंगे काकरा पार, क्या है, काकरा पार। काकरा पार कहाँ पर है, ये है आपका गुजरात में, काकरा पार गुजरात में। गुजरात से नीचे चलेंगे, राज्य आएगा महाराष्ट्र। नंबर 3 याद रखेंगे तो आप याद रखेंगे तारापुर, कौन सा है, तारापुर। तारापुर कहाँ पर है, ये है आपका महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे गोवा, गोवा में कोई आपका नहीं है। फिर उसके बाद आएगा कौन सा राज्य, कर्नाटक। तो कर्नाटक में याद रखेंगे केगा, कौन सा आपका, केगा। तो केगा आपका कहाँ पर है, केगा है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर आपका, कर्नाटक। नीचे आप राज्य आएगा केरल, केरल में कोई नहीं है। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 हैं। एक कौन सा है, एक तो है कलपक्कम, कौन सा आपका, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु। और एक याद रखेंगे कुडनकुलम, कौन है आपका, कुडनकुलम। कुडनकुलम भी आपका कहाँ पर है, कुडनकुलम भी याद रखेंगे कहाँ पर है, तमिलनाडु। कुडनकुलम कहाँ पर आपका, तमिलनाडु। और एक याद रखेंगे, एक ऊपर आपका उत्तर प्रदेश में, और इसे पढ़ते हैं नरोरा, कौन सा आपका, नरोरा। नरोरा कहाँ पर आपका, बुलंदशहर यूपी में। कहाँ पर है, बुलंदशहर यूपी। एक बार पुनः देख लेंगे जो आपके परमाणु बिजली केंद्र है, इनको एक बार देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए रावत भाटा कहाँ पर है, रावत भाटा है राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पर, राजस्थान। काकरा पार कहाँ पर है, गुजरात में है। तारापुर कहाँ पर है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। केगा कहाँ पर है, केगा कर्नाटक में है। आपसे पूछे कलपक्कम कहाँ पर है, कलपक्कम याद रखेंगे तमिलनाडु में है। कुडनकुलम आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और नरोरा आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, बुलंदशहर में। सबसे पहला पूछे तारापुर है, किस वर्ष स्थापित हुआ, 1969। किस देश के सहयोग से, यूएसए से। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में कितने आपके, 7 जो संचालित अवस्था में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको और देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, 6, 8, 16, 18। बताएंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप लिखते हैं O2, क्या लिखते हैं, O2। तो 2 O बना देंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपका, 8। कितना हो गया, 8। तो आंसर याद रखेंगे कितना है आपका, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना आपका, 8। तो आपकी टॉप 20 सीरीज थी एसएससी जीडी के लिए। मॉक टेस्ट आपने लगाया इसमें और देखा होगा आपने कितने क्वेश्चन इसमें आपके सही किए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।